हेलो एवरीवन, माय नेम इज यश महेश्वरी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो भाई यहां पे हम लोग लेके आए हैं सेकंड वीडियो ऑफ MIB सीरीज। MIB इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चंस। 4 क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। इनमें से ये जो सीरीज है इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पेपर में भी देखने को मिलेंगे, आपके बोर्ड के पेपर में आने की इनकी पूरी संभावना है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो नीचे जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बताइएगा क्या ये आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं, और अगर हेल्पफुल है तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन आज का। सो ये प्रोबेबिलिटी के ही कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था। फर्स्ट वीडियो में मैंने प्रोबेबिलिटी के कुछ शेयर किए थे, सेकंड वीडियो भी हमारा प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, इफ इवेंट्स A एंड B आर इंडिपेंडेंट। दो इवेंट्स अगर हमारे इंडिपेंडेंट हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं सबसे पहले ये समझते हैं। सो इंडिपेंडेंट इवेंट्स के केस में क्या होता है भाई, इंडिपेंडेंट इवेंट्स के केस में होता है कि PA इंटरसेक्शन B बराबर होता है PA इंटू PB के। तो ये कंडीशन होती है अगर आपस में दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट होते हैं तो इंटरसेक्शन वाला जो पार्ट होता है वो मल्टीप्लाई करके निकलता है। तो यहां पे हमको फाइंड आउट क्या करना है, A यूनियन B। सो A यूनियन B का सॉरी A यूनियन B का अगर हम लोग यहां पे फॉर्मूला लगाएं, सो द फॉर्मूला इज PA प्लस PB माइनस P A इंटरसेक्शन B। ये फॉर्मूला होता है हमारा, राइट। सो PA की वैल्यू हमको दी है क्वेश्चन में 3/5, PB की वैल्यू हमको दी है क्वेश्चन में 2/3 माइनस, अब A इंटरसेक्शन B नहीं दिया। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो देख के डरने का नहीं, क्या करना, बस ये दिमाग लगाना है कि भाई ये वाला फॉर्मूला अगर आपको पता है तो इससे आप आराम से निकाल लोगे, क्योंकि दिया है कि इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं। अगर आप प्रीवियस 10 ईयर का क्वेश्चन पेपर निकाल के देखेंगे तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो इस बार भी संभावना है कि ऐसा कोई क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। तो क्या करना है भाई, यहाँ पे A इंटरसेक्शन B निकालने के लिए इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। सो 3/5 इंटू 2/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, एलसीएम आ गया यहाँ पे 15। सो 9 प्लस 10 माइनस 6, 9 प्लस 10 19, 19 माइनस 6 13/15। तो ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर। सो द फाइनल आंसर इज 13/15, द वैल्यू ऑफ A यूनियन B। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, अ बैग कंटेन्स 5 ब्लैक बॉल्स एंड 6 रेड बॉल्स। इसको बना लेते हैं, 5 black balls and 6 red balls. Another bag contains 8 black and 5 red balls. A ball is then drawn from the first bag and put into the second. एक बैग से, फर्स्ट वाले बैग से बॉल निकाल के सेकंड वाले बैग में डाल दी जा रही है, राइट, ओके। A ball is then drawn from the second bag. Find the probability that the ball drawn is black. तो यहां से जो निकल रही है, देखो क्या हो रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है दो बैग्स दिए हमारे पास, फर्स्ट बैग में से हम लोग एक बॉल निकाल के सेकंड बैग में डाल दे रहे हैं। हमको नहीं पता वो बॉल कैसी है। उसके बाद हम सेकंड बैग से एक बॉल निकाल रहे हैं, कह रहे हैं क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये जो बॉल निकाली गई है ये ब्लैक कलर की है। अब देखो यहां पे बच्चों को कंफ्यूजन क्या होता है कि भाई लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी लग रहा है या बेस थ्योरम लग रहा है। बेस थ्योरम में क्या होता है, कोई चीज ऑलरेडी हो चुकी होती है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाली बात होती है, कोई चीज ऑलरेडी हो चुकी होती है। जैसे हमने बॉल निकाली और वो निकली व्हाइट, या यहां पे इस केस में बॉल निकाली और निकली रेड, बताइए कौन से बैग से बॉल निकाली गई। अगर इस तरीके का क्वेश्चन होता तो बेस थ्योरम लगता। लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे हमको जो निकालना है, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, हमको कुछ पता नहीं है कि जो हमने बॉल ट्रांसफर की है वो कौन से कलर की, हमको ये नहीं पता। बस हमको ये पता है कि यहां से जो बॉल निकाल ली है उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो ब्लैक की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, राइट। तो ये क्वेश्चन है लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का। लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम ए को आइडेंटिफाई करते हैं, इवेंट ए। व्हाट इज इवेंट ए? इवेंट ए इज द इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सो हमको यहां पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट द बॉल ड्रॉन इज ब्लैक। सो A इज बॉल ड्रॉन इज ब्लैक, ये हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में हमारे पास क्या है, यहाँ पे E1 और E2 ये दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स होते हैं जिन पे ये डिपेंड करती है कि जो हम बॉल निकाल रहे हैं वो ब्लैक कलर की है।
अब देखिए जो बॉल हम लोग यहां से निकाल रहे हैं वो ब्लैक कलर की है, उसकी प्रोबेबिलिटी किस चीज पे डिपेंड कर रही है? सो बेसिकली उसकी प्रोबेबिलिटी डिपेंड कर रही है कि यहां से जो हम बॉल ट्रांसफर कर रहे हैं बैग 2 में वो कौन से कलर की है। भाई देखो, अगर हम यहां से एक बॉल ट्रांसफर कर रहे हैं बैग 2 में तो वो ब्लैक भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है, दोनों चीजें हो सकती है। सो यहां पे हमारी E1 E2 वो चीज, वो इवेंट्स जिनकी वजह से यहां से जो निकलने वाली ब्लैक कलर की बॉल है उस पे इफेक्ट पड़ेगा। तो ये क्या है? इवेंट E1 हम लोग ले लेते हैं कि बॉल ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग फर्स्ट इज रेड, और सेकंड ले लेते हैं दैट द बॉल ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग फर्स्ट इज ब्लैक। तो हमने यहां पे ले लिया अपना 2 E1 और E2, ये 2 इवेंट्स कर लिए। बस आपको ये करना है, अगर ये कर लिया तो भाई क्वेश्चन आसान है, आंसर 100% आने वाला है। क्या किया आपने? बस ये 3 इवेंट्स को आइडेंटिफाई कर लिया, इसके बाद कुछ भी नहीं करना है। फॉर्मूला याद कीजिए। फॉर्मूला क्या था? लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E2। सो ये हमको यहां से निकालना है। अच्छा, अब सबकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं एक एक करके। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 का मतलब क्या है? E1 का मतलब है जो बॉल हम ट्रांसफर कर रहे हैं फर्स्ट बैग से सेकंड बैग में वो रेड कलर की है। तो यहां से जब हम हाथ डाल के एक बॉल निकालेंगे उसके रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो उसके रेड होने की प्रोबेबिलिटी, फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? 6, और टोटल आउटकम हो गए 6 + 5 11। सो PE1 की वैल्यू हो गई 6/11। अब PE1 और PE2 क्या होते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स होते हैं। मतलब अगर इसकी प्रोबेबिलिटी 6/11 है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/11। देख लो भाई, अगर हम लोग नॉर्मल तरीके से भी समझे कि प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ट्रांसफर्ड इज ब्लैक फ्रॉम द फर्स्ट बैग, तो पहले बैग से ब्लैक कलर की बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? ब्लैक बॉल है 5, टोटल बॉल है 11, सो 5/11 यहां से आ गया। ओके, मल्टीप्लाइड बाय PA/even। नाउ व्हाट इज PA/even? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगानी है। A/even का मतलब है प्रोबेबिलिटी दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन E1 हैज ऑलरेडी अकर्ड। अब इसको अगर हम लोग यहां से पढ़ें, जो हमने अंग्रेजी लिखी है, इसी से हमको आंसर पता चल जाएगा कि हमको निकालना क्या है। सो प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन फ्रॉम द सेकंड बैग इज ब्लैक गिवन दैट द बॉल ट्रांसफर्ड फ्रॉम फर्स्ट बैग इज रेड। मतलब यहां से ब्लैक बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी जब ट्रांसफर्ड बॉल यहां पे रेड है। अब समझिएगा, अगर हम यहां पे रेड कलर की बॉल ट्रांसफर कर रहे हैं तो यहां पे टोटल रेड बॉल्स कितनी हो जाएंगी? भाई पहले 5 थी, एक और हमने ट्रांसफर कर दी तो टोटल रेड बॉल्स कितनी हो गई? 6 हो गई। अब हम इस वाले बैग से एक बॉल निकाल रहे हैं और हमको निकालनी है प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ब्लैक। नाउ हाउ मेनी ब्लैक बॉल्स आर देयर? तो टोटल 8 ब्लैक बॉल्स हैं। टोटल कितनी बॉल्स हैं इस बैग में? अब तो पहले 8 बॉल थी, अब 6 बॉल और एक बॉल और ऐड हो गई है, तो 8 + 6 14। सो टोटल प्रोबेबिलिटी फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, सो टोटल आउटकम आ गया 8/14। 14 इज द टोटल आउटकम, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। अभी यहां क्या कह रहा है? अच्छा, A/E2। अब A/E2 क्या? A/E2 इज प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज ब्लैक फ्रॉम द सेकंड बैग गिवन दैट द बॉल ट्रांसफर्ड इज ब्लैक। तो प्रोबेबिलिटी की यहां से निकलने वाली बॉल ब्लैक कलर की है जब हम ब्लैक कलर की बॉल यहां पे ट्रांसफर कर रहे हैं। अब अगर ब्लैक कलर की बॉल यहां पे ट्रांसफर करेंगे तो हमारे पास टोटल ब्लैक कलर की बॉल्स कितनी हो जाएंगी? 9 हो जाएंगी। सो अब हम यहां से अगर एक ब्लैक कलर की बॉल निकाल रहे हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 9/9 + 5 दैट इज इक्वल्स टू 14। सो 9/14 हो गई। बस इनको ऐड कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, ऐड कीजिए और आंसर लिखिए। नीचे कमेंट में आंसर दीजिएगा, देखते हैं कितने लोगों का आंसर सही होता है। सिंपल सा है, फ्रैक्शन को ऐड मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, दैट्स इट। नीचे जरूर आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, देखते हैं कितने लोगों का आंसर सही है। ठीक है, राइट। अगर सही होगा तो कल वाले वीडियो में आपका नाम शॉर्ट आउट करूंगा जितने लोगों का आंसर सही है, राइट। चलिए, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? सो द क्वेश्चन सेज अ वर्ड कंसिस्ट ऑफ 9 डिफरेंट अल्फाबेट्स। एक वर्ड है जिसमें 9 डिफरेंट अल्फाबेट्स हैं, ठीक है। तो 9 डिफरेंट अल्फाबेट्स को हम लोग कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं, कोई बात नहीं, 9 हो गए। कह रहा है इन विच देयर आर 4 कॉन्सोनेंट्स, तो इसमें से 4 कॉन्सोनेंट्स हैं और बचे हुए 5 जो है वो वॉवल्स हैं, ठीक है। वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स पता ही होगा अंग्रेजी में, A-E-I-O-U वॉवल, बाकी सब कॉन्सोनेंट, ठीक है, राइट। कह रहा है 3 अल्फाबेट्स आर चोजन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 1 वॉवल विल बी सिलेक्टेड। कह रहा है अगर 3
अल्फाबेट्स यहां से सेलेक्ट करें हम लोग, मतलब यहां टोटल में से अगर हम लोग 3 अल्फाबेट्स सेलेक्ट करें तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी दैट मोर देन 1 वॉवल विल बी सिलेक्टेड, एक से ज्यादा वॉवल सेलेक्ट होगा। अब देखो इसकी कंडीशन समझो यहां पे कि हम लोग यहां पे क्या कर रहे हैं, हमको यहां पे 9 अल्फाबेट्स दिए जिसमें 5 वॉवल्स हैं, 4 कॉन्सोनेंट्स हैं, इसमें से 3 हमको चूज करने हैं अल्फाबेट्स और प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि एक से ज्यादा वॉवल हो। एक से ज्यादा वॉवल हो का मतलब क्या है, एक से ज्यादा वॉवल हो की कंडीशन देखिए, समझिएगा इसकी कंडीशन समझिएगा। एक से ज्यादा वॉवल, तो एक से ज्यादा वॉवल का मतलब क्या है, या तो 2 वॉवल्स होंगे, एक कॉन्सोनेंट होगा, या फिर तीनों के तीनों वॉवल्स होंगे। भाई यही तो बन सकती है कंडीशन, कह रहा है एक से ज्यादा वॉवल होने चाहिए। सो एक से ज्यादा, हम टोटल 3 ही निकाल रहे हैं, एक से ज्यादा क्या हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकता है 2, तो या तो 2 वॉवल होंगे, एक कॉन्सोनेंट होगा, या फिर क्या होगा, तीनों के तीनों वॉवल्स होंगे। अब यहां पे बस प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाना है आपको। सो अगर हम लोग यहां से प्रोबेबिलिटी निकाले इस इवेंट की तो क्या आ जाएगा, सो 2 वॉवल्स। अब देखो टोटल वॉवल्स कितने हैं, टोटल वॉवल्स हैं हमारे पास 5, 5 में से कितनों को सेलेक्ट करना है, 2 को। सो कैसे कर सकते हैं, 5C2 राइट इनटू एंड 1 कॉन्सोनेंट, समझिएगा 2 वॉवल्स एंड 1 कॉन्सोनेंट, एंड का मतलब हमेशा मल्टीप्लाई होता है, 1 कॉन्सोनेंट। सो टोटल कॉन्सोनेंट्स कितने हैं हमारे पास, 4, 4 में से कितने कॉन्सोनेंट्स को चुनना है, हमको चुनना है एक कॉन्सोनेंट को। सो 4C1 टोटल अपॉन टोटल हमारे पास कितने अल्फाबेट्स हैं, 9 अल्फाबेट्स हैं, कितने को चूज करना है, 3 को। सो ये हो गया 9C3। तो ये तो हो गई हमारी पहली कंडीशन जिसमें हमने बोला 2 वॉवल्स एंड 1 कॉन्सोनेंट्स। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। सो इन द नेक्स्ट पार्ट इट सेज 3 वॉवल्स। नाउ how many vowels do we have? We have 5 vowels. So out of 5 vowels we can choose any 3 vowels in 5C3 ways. Similarly total alphabets are 9, we have to choose any 3. So this is the final answer. Again इसको solve कीजिएगा, combination लगाना आपको आता है, इसको हम लोग आराम से solve करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पे आंसर निकाल के बताता हूँ इसका क्या आएगा। So 5C2 का मतलब हो गया 5 into 4 divided by 2 into 1 मल्टीप्लाइड बाय NC1 की वैल्यू n ही होती है। सो 4C1 की वैल्यू हो गई 4 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस अगेन 5C3 का मतलब हो गया 5 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1। सो ये 3 इंटू 2 इंटू 1 से 3 इंटू 2 इंटू 1 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जा रहा है, ठीक है। अच्छा 3 से यहाँ पे ये 3 कैंसिल हो जा रहा है, 4 से यहाँ पे 2 कैंसिल हो जा रहा है, राइट। सिमिलरली यहाँ पे भी करके देखते हैं। सो 2 से हमने कैंसिल किया, ये 2 टाइम्स हो गया, राइट। और कुछ कैंसिल कर सकते हैं, हाँ भाई यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं। 3 से कैंसिल किया तो ये 3 टाइम्स हो गया, 2 से कैंसिल किया तो ये 4 टाइम्स हो गया, ठीक। इस तरीके से आपको क्या करना है, सबको सॉल्व कर लेना भाई। फ्रैक्शन को ऐड सब्ट्रैक्ट करना आपको आता है, इतनी चीज नहीं आती है तो 7वीं 8वीं के भी मैंने वीडियोस डाल रखे हैं, उसमें मैंने बताया है किस तरीके से फ्रैक्शंस को ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, वो वाला वीडियो जाके ढूंढो और उससे कर लेना। करना कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया, कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हो। प्लस अगर नहीं भी करनी भाई वाली कैलकुलेशन, आपको डर लगता है कॉम्बिनेशन कैसे सॉल्व करते हैं हमको नहीं पता, तो भाई ISC के हो, CBSE के नहीं हो, यूपी बोर्ड के नहीं हो, आपके पास होता है कैलकुलेटर। कैलकुलेटर में 9C2 वाला होता है, NCR वाला, तो NCR वाला बटन दबाना, डायरेक्ट कैलकुलेटर आंसर बता देगा। तो आंसर की तो कोई टेंशन ही नहीं, लोड ही नहीं लेना, ठीक है। चलो तो इस तरीके से वाला क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है A speaks truth in 55% cases and B speaks truth in 75% cases। मतलब A अगर 100 बातें बोलता है तो उसमें से 55 बातें सही होती है। सिमिलरली B अगर 100 बातें बोलता है तो उसमें से 75 बातें वो सच बोलता है, बाकी 25 बातें झूठ बोलता है, ठीक है। जैसे आप लोग भी झूठ बोलते होगे ना, बाबू मैं सो गया था, बाबू मुझे नींद आ गई थी, बाबू मैं पढ़ रहा था, इस तरीके के झूठ बोलते होगे, वैसे ये भी है, राइट। Determine the probability of cases in which they are likely to contradict each other in stating the same fact। क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये दोनों आपस में एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर देंगे, मतलब अगर एक सच बोलेगा तो दूसरा झूठ बोल देगा, दूसरा झूठ बोलेगा तो पहला सच बोल देगा। होता होगा आप लोगों के साथ, जैसे आपकी बंदी ने आपको भी फोन कर दिया, आपके दोस्त को भी फोन कर दिया, कहाँ थे पिछली रात को, तो तुमने तो बताया भाई मैं पिछली रात को बहुत पढ़ रहा था, मैं अपने दोस्त के घर पे था और बहुत मेहनत से पढ़ रहा था, इसलिए मुझे पता ही नहीं चला फोन कब आया। दोस्त को फोन किया, दोस्त कह रहा है अरे वो तो पार्टी कर रहा था, वो तो हमारे यहाँ आया ही नहीं, वो तो कहीं और पार्टी कर रहा था, बस वहीं पे कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, वहीं तुम फंस गए, वहीं मारे जाओ गिरा के। तो यही क्वेश्चन है यहाँ पे। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, देखो भाई मैथ्स जो है ना वो जीवन से बहुत ज्यादा रिलेटेड है, ये सब प्रोबेबिलिटी अगर निकाल लो तो फंसोगे नहीं, बच जाओगे। देखो आगे। सो
ए के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी है 55/100। तो हमने यहां पे क्या ले लिया, ए इवेंट ले लिया कि ए कितनी बार सच बोलता है 55/100। बी इवेंट ले लिया, बी कितनी बार सच बोलता है तो 75/100। अब हमको क्या निकालना है यहां से, हमको निकालना है कि एक ही फैक्ट को दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर दें, दोनों एक ही बात को अलग अलग बोल दें। मतलब अगर ए सच बोल रहा है तो बी झूठ बोल दे, या फिर ए झूठ बोल रहा है तो बी सच बोल दे। दोनों ही केसेस में ये दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर देंगे। बस हमको यही प्रोबेबिलिटी निकालनी है यहां से। सो अगर पी ए की वैल्यू 55/100 है तो पी ए डैश मतलब वो कितनी बार झूठ बोलता है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। सो झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 45/100। सिमिलरली बी कितनी बार झूठ बोलता है इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 25/100। बस यहां पे लगा देना है, आंसर आ जाएगा। सो ए सच बोल रहा है इसकी प्रोबेबिलिटी 55/100 इंटू बी झूठ बोल रहा है, सो बी झूठ बोल रहा है इज 25/100 प्लस ए झूठ बोल रहा है सो 45/100 एंड बी सच बोल रहा है दिस इज 75/100। तो अगेन इसको यहां पे सॉल्व कर लोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे पहले और फिर ऐड कर दोगे। बॉड मास रूल लगा लेना, पहले ऐड मत कर देना, पहले मल्टीप्लाई करना फिर ऐड कर देना, यहां से आपका आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो ना भाई? तो यही करना है, सब आसान चिंटू क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी सबसे चिंटू है। अगर मैं जैसा पढ़ा रहा हूं अगर वैसे प्रोबेबिलिटी करने लगोगे 100% नंबर लेके आओगे, प्रोबेबिलिटी में कहीं नहीं कटेगा। लेकिन उसके लिए समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो जो बच्चे हैं रिवीजन क्लास में जो पढ़ रहे हैं, जो 55 क्वेश्चन कर चुके हैं, वो सब समझ चुके, रटे हैं उनका आंसर, वो तो बता देंगे भाई, क्वेश्चन देखते बता देंगे इसका आंसर ये है। आगे देखिए, कह रहा है अ कैंडिडेट इज सिलेक्टेड फॉर इंटरव्यू ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनीज फॉर 3 कंपनीज। फॉर द फर्स्ट कंपनी देयर आर 12 कैंडिडेट्स। ठीक है, 3 कंपनी के लिए भाई इंटरव्यू दे रहा है। ये भाई तुम भी हो सकते हो आगे आने वाले समय में। सो फर्स्ट कंपनी 3 कंपनीज है, हमने बोल दिया लेट्स से ABC। फर्स्ट कंपनी में टोटल 12 कैंडिडेट्स हैं, सेकेंड कंपनी में 15 कैंडिडेट्स हैं और थर्ड कंपनी में 10 कैंडिडेट्स हैं। कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही सिलेक्टेड एट लीस्ट वन ऑफ द कंपनीज। क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो कम से कम एक कंपनी में सिलेक्ट होता है। एक से ज्यादा में भी हो सकता है, मतलब 2 में भी हो सकता है, 3 में भी हो सकता है, किसी में भी हो सकता है, एक से ज्यादा। एट लीस्ट की कंडीशन है, राइट? मैंने बताया हुआ है कभी भी एट लीस्ट की कंडीशन आती है तो एट लीस्ट को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका क्या है भाई? एट लीस्ट को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका है 1 माइनस नन। ये निकाल लो, काम हो जाएगा। अब ये नन क्या है यहां पे, क्या होगा नन? तो नन होगा एट लीस्ट वाली ही स्टेटमेंट का उल्टा, नन। कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही सिलेक्टेड इन एट लीस्ट वन ऑफ द कंपनीज। सो एट लीस्ट वन ऑफ द कंपनीज हमको निकालना है, तो हम यहां पे 1 में से माइनस कर दें दैट ही सिलेक्टेड इन नन ऑफ द कंपनीज। एक भी कंपनी में उसका सिलेक्शन ना हो, इसको अगर हम 1 में से माइनस कर देंगे तो हमको एट लीस्ट की कंडीशन मिल जाएगी। मतलब पहली वाली कंपनी में भी भाई का सिलेक्शन ना हो, दूसरी वाली कंपनी में भी भाई का सिलेक्शन ना हो, तीसरी वाली कंपनी में भी भाई का सिलेक्शन ना हो। ठीक है, अब समझो ए वाली में टोटल कितने लोग हैं? ए वाले में टोटल 12 लोग हैं। ठीक है, अब भाई का अगर सिलेक्शन होगा पहली कंपनी में, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन निकालें इन ए। ठीक है, ए क्या है यहाँ पे? प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बी सिलेक्टेड इन कंपनी ए। इसको थोड़ा सा अंग्रेजी में लिख लेना, इतनी लिखने की मार्क्स मिलेंगे, तो स्टेटमेंट लिखनी जरूरी है। ठीक, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दैट मींस ही इज सिलेक्टेड इन कंपनी ए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/12। भाई 1 है, टोटल लोग 12 है, तो भाई सेलेक्ट होगा तो भाई का फेवरेबल आउटकम हो गया। टोटल जितने लोग हैं उसे डिवाइड कर दिया तो ये हो गया हमारा टोटल आउटकम। ठीक है, अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी का मतलब क्या हो गया कि भाई सेकंड वाली कंपनी में सेलेक्ट हो जाए तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/15। भाई तीसरी वाली कंपनी में सेलेक्ट हो जाए इसकी प्रोबेबिलिटी 1/10। समझ गए? अब समझो, अब यहां पे क्या कह रहा है? हमको कह रहा है पहली में भी सेलेक्ट ना हो, मतलब पी ए डैश। भाई सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी अगर 1/12 है तो ना सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 माइनस 1/12 दैट इज इक्वल्स टू 11/12। मतलब ये भाई जो है ये सेलेक्ट ना हो, बाकी 11 में से कोई भी सेलेक्ट हो जाए, इसको छोड़ के बाकी कोई भी सेलेक्ट हो जाए, तो एक हटा दो तो कितने बचे? 11, 11/12 11/12। सिमिलरली पी बी डैश सेम निकालेंगे, 1 में से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 14/15। सिमिलरली पी सी डैश ये हो जाएगा यहाँ पे 9/10। सो ये हमने प्रोबेबिलिटीज निकाल ली कि भाई पहली में भी सेलेक्ट नहीं हो रहा, पहली में ना सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी, दूसरे में ना सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी, तीसरे में ना सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी। हमको निकालना है एट लीस्ट, निकाल लेते हैं भाई। सो एट लीस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे। सो एट लीस्ट के केस में क्या हो जाएगा? सो एट लीस्ट के केस में हो जाएगा 1 माइनस पहले में भी ना सेलेक्ट हो यानी पी ए डैश, इंटू दूसरे में भी ना सेलेक्ट हो मतलब पी बी डैश, इंटू तीसरे में भी ना सेलेक्ट हो मतलब पी सी डैश। तो बस यहां पे ये बेसिक सा लॉजिक लगाना है और लॉजिक लगा के आप आंसर निकाल लोगे। सो 1 माइनस
11/12 इंटू 14/15 इंटू 9/10। बस इनको मल्टीप्लाई करो, 1 में से माइनस कर दो एंड यू विल गेट योर फाइनल आंसर। आपको अपना फाइनल आंसर मिल जाएगा। अब ये फाइनल आंसर कैसे निकालेंगे भाई, कैलकुलेटर है आपके पास, यूज कर लो, इतना तो कर ही सकते हो। ठीक है, इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत भी नहीं है, मुझे भी बताने की जरूरत नहीं है, आपको भी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आराम से कैलकुलेटर निकालो और इसका आंसर निकालो। ठीक है, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स नीचे कमेंट में जरूर डालना, क्वेश्चन नंबर डाल के, तो मुझे पता चलेगा कि कौन कौन से बच्चे हैं जिन्होंने सारे क्वेश्चंस का आंसर सही दिया। जिसने भी सारे क्वेश्चंस का आंसर सही दिया कल वाले वीडियो में शॉर्ट आउट। ठीक है, लेकिन जल्दी डाल देना, मतलब वीडियो बनाने से पहले अगर आ गया तो मैं बोलूंगा, नहीं आया तो भाई कहाँ से बोल सकता हूँ। ठीक है, तो मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, मैं आपके लिए सदैव हूँ यहाँ पे मैथमेटिक्स के लिए, क्लास 12th ISC के लिए। सो क्लास 12th ISC अपने आप को पिछड़ा हुआ ना समझे, अपने आप को ये मत समझे कि यार हमको कोई हेल्प नहीं कर रहा। मैं हूँ आपके लिए, आपका बड़ा भाई, आपका टीचर, जो मान लीजिए, और हेल्प करता रहूँगा आखिरी दिन तक। ठीक है, तो आज के लिए तय रखते हैं। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद।